सादर नमस्कार, मैं संदीप करिहार। आईएनएच न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद होते हैं जिनसे हम रूबरू करेंगे। फिलहाल अभी मरवाही विधानसभा में चुनाव का दौर चल रहा है और ये वो विधानसभा है जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का इलाका है। पिछले 2 दशकों से इस क्षेत्र से जोगी परिवार लगातार विधायक बनते और जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन ये 2020 में उपचुनाव जो जोगी जी के निधन के बाद आयोजित हो रहा है, इस उपचुनाव में जोगी परिवार को ही दूर रखा गया। सबसे पहले मैं इस शख्सियत से आपको रूबरू कराऊं। मैं बता दूं कि आप अमित जोगी हैं जो कि स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र हैं और 2013 में ये विधायक भी रह चुके हैं मरवाही विधानसभा में। बड़ी बहुमत से ये जीत भी हासिल की। तो पहले अमित जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन धन्यवाद। अब इस चुनाव में अब आप चुनाव के रण से बाहर हैं, जहां 2 दशकों से जोगी परिवार दखल में थी। क्या मानते हैं आप, इस चुनाव को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं फिलहाल के तौर पर? सदी में ये पहली बार है कि जोगी परिवार मरवाही की जनता के बीच में वोट नहीं जी बल्कि वोट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जी न्याय मांगने जाएगा। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भले ही मुझे चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया गया है, जी लेकिन जोगी परिवार को कभी भी मरवाही के दिल से बाहर नहीं किया जा सकता। क्या कारण है आपको जो बाहर करने का? आपके पिताजी लगातार 2 दशकों से इस क्षेत्र के विधायक हैं, अंतिम सांस तक भी वो इस क्षेत्र के विधायक रहे। हमने देखा भी कि 2013 में आप चुनावी मैदान में आए और आप यहाँ से चुनाव भी जीते, लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति कि आपको चुनाव करण से बाहर कर दिया गया? जनता देख रही है, समझ रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बदले की भावना से जोगेरिया से ग्रसित होकर मुख्यमंत्री जी ने कानून को ही बदल डाला। पूरी सरकार की ताकत झोंक दी। जी 50 विधायक यहाँ बैठा दिए, 10 मंत्री भेज दिए। हर घर में साड़ी, शॉल, शराब क्या क्या बांट रहे हैं। एक एक वोट का 15,000 रुपया भी दे रहे हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जोगी जी से ज्यादा जोगी जी के नाम से डरते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे चुनाव मैदान से बाहर कर दिया। अब अकेले कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या ऐसा नाराजगी है, क्या ऐसे बदले की भावना है जो इस कदर से देखने को मिल रहा है? ठीक है, आपके साथ नाराजगियाँ थी, जोगी जी से नाराजगियाँ थी, लेकिन आपसे किस बात की नाराजगियाँ? क्या ऐसे बदले की भावना उमड़ पड़ी है? भारतीय संस्कृति में हमारा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए, भले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके स्वर्गवास के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन श्री भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी के नेता मरवाही में आकर रोज मेरे पिताजी को अपमानित कर रहे हैं, उनको नकली, फर्जी, पाखंडी ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मुझसे दुश्मनी थी, मेरे पिताजी से दुश्मनी थी, समझ में आता है। मेरी दूध पीते बेटे की मां से क्या दुश्मनी थी, मेरी मां से क्या दुश्मनी है। चुनाव के मैदान से हमको बाहर कर दिया। जी प्रचार भी नहीं करने दिया जा रहा है। जनता के बीच जब हम न्याय मांगने जाना चाहते हैं तो यहाँ तो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ के निर्वाचन अधिकारी वो ये बोलते हैं कि आपकी जो न्याय यात्रा है वो तो एक संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जी इतिहास में पहली बार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को जी प्रचार करने से रोका जा रहा है। क्या हम आतंकवादी संगठन हैं? इतना क्यों डरते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता।
मुख्यमंत्री बन गए, 69 विधायकों का भारी भरकम बहुमत उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, बड़े पद में बैठे हैं, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अविभाजित हुए, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना था, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से आपके पिताजी को चुना। हमने देखा कि राष्ट्रीय आयोग में भी उनका कहीं न दर्जा था कांग्रेस कमेटी में, जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं अनुसूचित जनजाति के। तो क्या लगता है अब क्या स्थिति है, 20 सालों में इतनी तब्दीली होगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या भूपेश सरकार में आदिवासी होने का केवल एक ही मापदंड है, आप कांग्रेस में रहो तो आदिवासी और नहीं तो गैर आदिवासी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सन 57 से लेकर 2016 तक, जब तक कि मेरे पिताजी ने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी दी थी जी। पर जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भूपेश बघेल जी ने बोल दिया कि हम आदिवासी नहीं हैं। पर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ कि जोगी परिवार, अमित जोगी, अजीत जोगी, ऋचा जोगी आदिवासी हैं या नहीं, इसका फैसला श्री भूपेश बघेल की नकली अदालत में नहीं होगा, बल्कि मरवाही की जनता की अदालत में और न्यायपालिका की अदालत में होगा। तो लगातार उनको देखा गया कि आदिवासियों के हित पे काम करना, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, अजीत जोगी जी हैं जो हमेशा इस बात को मजबूती से संतरते थे, चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, हमने अक्सर उनको देखा है जल जंगल जमीन की लड़ाई। लेकिन उनके ही जाति प्रमाण पत्र इस तरह से कवायद, इस तरह से रस्साकसी। आप भी कोर्ट की अदालतों में कई बार गए हैं, आपके भी पक्ष में कई मर्तबा फैसला आए हैं, बावजूद इसके इस तरह के आलम बन रहे हैं कि चुनाव रण से बाहर। क्या अमित जोगी इतना भारी शख्सियत है कि विधानसभा में अपनी विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा पाएंगे, ये डर है? 69 विधायक हैं उनके पास, एक और अगर मैं विधायक बन के जाता, मुझे तो अनुमान ही नहीं था। जिस दिन मेरा नामांकन पत्र बंद कमरे में मुझे बिना सुनवाई का अवसर दिए रद्द किया गया, तब मुझे आभास हुआ पहली बार कि मेरे नाम में, मेरे पिताजी के नाम में इतनी ताकत है कि ये लोग मुझसे लड़ना ही नहीं चाहते। अरे कुश्ती जब होती है तो दो लोगों के बीच होती है, तब मजा आता है। चुनाव मैदान में हम लोग लड़ते, जनता तय करती किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। यहां तो आप ही ने अपने सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग करके 16 की रात को आदेश पारित कर दिया और 17 की सुबह मेरा नामांकन पत्र रद्द। ये तो छल किया गया है। पर मैं इतना ही बोलूंगा, यहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी अजीत जोगी जी की फोटो आप देख रहे हैं जी। उसमें जो शब्द लिखे हैं जी। वो मुझे आज भी बहुत संबल देते हैं जी। शंखनाद हो चुका है, युद्ध प्रारंभ है, मैं सारथी बनकर तुम्हारा रथ चला रहा हूं। वत्स ऐसे बाण चलाना शत्रु बच ना पाए, विजय श्री हमारे चरण चूमे, आज आशीर्वाद लो, बढ़ चलो, रुकना मत, सफर लंबा है, युद्ध कठिन है, ऐसा कौशल दिखाना सब परास्त हो जाए। तो संघर्ष से ना तो मेरे पिताजी और ना ही मैं घबराता हूं। संघर्ष ही मुझे विरासत में मिली है, अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ना है और यह युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है, इसका शंखनाद हो चुका है। और जब मेरे रथ के सारथी स्वयं मेरे पिताजी अजीत जोगी जी हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है। तो अन्याय के खिलाफ पर लड़ेंगे, लेकिन मैदान से बाहर कैसे लड़ेंगे? आपको तो मैदान में होना चाहिए। मैदान में जब आप होंगे तब तो आप युद्ध कर पाएंगे। अब आप मैदान से ही बाहर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव के मैदान से भले बाहर हो गया हूं, पर यहाँ के लोगों के दिल से मैं बाहर नहीं हुआ हूं।
अब असली लड़ाई तो वहीं लड़ी जाती है। असली लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन दिल का दिल से मिलन होना चाहिए। जनता के बीच आप जा नहीं पा रहे हैं, आप अपील भी नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल न्याय मांग रहे हैं, पर न्याय यात्रा से न्याय किसे मिलेगा? जब लोगों का दिल का संबंध हो तो मौन भी काफी है। मेरे मौन में, मेरे बाहर ना निकलने में भी जो मेरे पिताजी का संदेश है, न्याय का संदेश, वो मरवाही के हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है। अमित जी, क्या आपको आभास था जब आप नामांकन दाखिल करने गए उस दौरान पे और भी लोग नामांकन करने पहुंचे, कुछ लोगों ने आपको बैठ जाने की भी की बात वहां पे कही, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया में चला भी, क्या आपको आभास हो पा रहा था? आपने वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पे बैकअप प्लान को लेकर के अपनी पत्नी को भी, ऋचा जोगी का भी नामांकन दाखिल कराया था। आपको जो अगर ये आभास था कि आपका रद्द होगा तो क्या ये लड़ पाएंगे? क्या लग रहा था आपके मन में? आखिर चल क्या रहा था भीतर की बात? मैंने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि ये मुझको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जब 24 सितंबर को इन्होंने कानून ही बदल डाला जी, राज्यपाल के नाम से अधिसूचना जारी करी और राज्यपाल महोदया को ही उसकी सूचना नहीं दी, तभी मैं समझ गया था कि ये लोग मुझे रोकेंगे। मैंने अपनी पत्नी का वैकल्पिक रूप से नाम बी फॉर्म में दाखिल किया। उनके मरहूम दादाजी के भाई ब्रिटिश ज़माने में रेलवे में काम किए हैं, एसटी वर्ग से थे, गोंड जनजाति से। उनके दादाजी भी सरकारी नौकरी में रहे। उनके चाचा जी केंद्रीय बैंक में एसटी वर्ग से चुने गए, रिटायर भी हो गए। अभी पिछले वर्ष ही जब श्री भूपेश बघेल की सरकार थी, तब मेरी पत्नी के भाई का सिलेक्शन पीएससी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में हुआ, वो भी एसटी वर्ग से। तो उनका जब पूरा परिवार एसटी है, तो किस आधार पर उनका प्रमाण पत्र इन्होंने निरस्त नहीं किया, निलंबित किया? जो पूरा कानून बना है, पूरा एक्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर, ये जाति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 बनाया गया। उस पूरे अधिनियम में कहीं पर भी निलंबन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। केवल ऋचा जोगी को रोकने के लिए इस नए शब्द का आविष्कार किया गया। तो नए शब्द का आविष्कार हुआ, 2018 में चुनाव हुआ, आप खैर अपने आप को दूर रखे क्योंकि आप पर पूरी जिम्मेदारी थी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पार्टी के, आपने केवल संचालन किया। आपके पिताजी भी मरवाही से विधानसभा लड़े, आपकी माता श्री भी कोटा विधानसभा, एंड ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस को बाय बाय कह के वो लड़ी। ऋचा जोगी भी चुनाव लड़ी, अकलतरा से लड़ी। क्या नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थितियां थी तो आपको उस समय भी प्लान कर लेना था कि वो एसटी सीट से लड़े? आपने सामान्य से कहीं क्यों चुनाव किया? कहीं पर यह तो लिखा नहीं है कि एसटी वर्ग का व्यक्ति सामान्य सीट से नहीं लड़ सकता। भारत के इतिहास में ऐसा एकमात्र उदाहरण मेरे पिताजी का है कि एसटी होते हुए भी वे महासमुंद सीट से लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते। तो जरूरी नहीं है, हमारे परिवार ने भी, चाहे ऋचा जोगी हो, चाहे अमित जोगी हो, चाहे श्री अजीत जोगी जी हो, हमने कभी भी आरक्षण का लाभ नौकरियों में नहीं लिया, शिक्षा में नहीं लिया। जब हम में काबिलियत है तो हम क्यों आरक्षण का लाभ लें? लेकिन कभी आप इस उम्र के आते तक आपने कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। 15 जुलाई को आवेदन हुआ, 17 जुलाई को चीज़ें हो गई, जो लगातार सवाल भी उठ रहे थे। जिला छानबीन समिति तैयार हो गई, कहाँ से फॉर्म भरा है, तमाम सवाल उठने लगे। इतना बारीकी से, इतना सूक्ष्मता के साथ कैसे जांच होने लगी और कैसे जरूरत पड़ गई आपको कि आपको भी बनाना था? मेरा तो जाति प्रमाण पत्र जब मैं पैदा हुआ था तब से बना हुआ है।
स्थायी जाति प्रमाण पत्र 2013 में बना था। ऋचा जोगी जी का कभी उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, कभी उन्होंने शिक्षा में भी आरक्षण का लाभ लेना उचित नहीं समझा, पर ये उनकी कोई गलती थोड़ी है। वो आदिवासी हैं, उनके पूर्वज आदिवासी हैं, बावजूद इसके सामान्य शिफ्ट और बावजूद इसके अगर वो सामान्य कोटे से सिलेक्ट हो रही थी, पीएचडी कर रही थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट अपना बीकॉम करके पास हुई, अकलतरा जनरल सीट में जाके चुनाव लड़ी, 12 दिन वहां रही और मात्र 1200 वोट से वो रह गई विधायक बनने से। तो ये तो हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है। ये बात तो सत्य है कि हम किसी से कम नहीं है, इसलिए पूरी सरकार की जो ताकत है वो मरवाही में दिख रही है। इसी कड़ी में बीजेपी भी, चाहे प्रथम मुख्यमंत्री का ये इलाका है, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो भी सीट मांग रहे हैं और अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। एक बात ये भी पूछता हूँ आपसे कि ये लगातार आप ये कहते हैं कि जोगी जी का इलाका है, जोगी जी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस इसको अपना गढ़ मानती है, इस पर आपके क्या कहने? मैंने कभी नहीं कहा कि मरवाही जोगी परिवार का गढ़ है, मरवाही जोगी परिवार का घर है। और जब 2001 में मेरे पिताजी यहाँ से लड़े तो उन्होंने ये सीट बीजेपी से छीनी थी जी। और जब 2018 में लड़े तो उन्होंने ये सीट कांग्रेस से छीनी। कांग्रेस का पूरे प्रदेश में लहर चल रही थी, सुनामी चल रहा था, उसके बाद भी मरवाही क्षेत्र में वे अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मेरी पत्नी के विरुद्ध भी कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मेरी मां के विरुद्ध मात्र कुछ 200-300 वोट से अपनी जमानत बचा पाए थे। आजादी के बाद से रही है। तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो कि ये सीट किसकी है। तो अब क्या अमित जोगी की रणनीति क्या है कि कांग्रेस 2018 में जोगी जी जब सामने थे तब जमानत नहीं बचा पाई, जैसा कि आप बता रहे हैं, अब जोगी परिवार ही नहीं है इस चुनाव के मैदान। मेरी रणनीति बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। मैं वोट नहीं, मैं न्याय मांग रहा हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध अन्याय किया, मेरे साथ छलावा किया, जो लोग रोज मेरे पिताजी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, मेरी पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी माँ के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, उनके विरुद्ध मैं मरवाही की जनता से न्याय मांग रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह मरवाही की जनता मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करेगी। ये तो जोगी परिवार भी कह रहा था कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा लगातार हो रही है, बैठकों में बुलाया नहीं जा रहा था कि उपेक्षा की तब बात थी, तब तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। अब तो आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, और अन्याय हुआ है जब 2018 में जमानत नहीं बची, तो ऐसे समय में आप क्या मान रहे हैं? आप न्याय मांग रहे हैं तो कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, जिस बात से कांग्रेस भयभीत है और 3 दिन का कार्यक्रम निर्धारित हो गया वीवीआईपी। तो अब भी आप जमानत जब्त करवाने की रणनीति कोई तैयार किए हैं? कोई आपके पास है? देखिए, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। यहाँ तैयार हो जाता है। जो मरवाही के लोग हैं, भले ही किसी भी दल में रहें, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही कहा कि देखो, तुम मरवाही के कभी न नेता थे, न हो, न रहोगे। तुम्हें मरवाही के बेटा के रूप में काम करना है। मैं अगर मरवाही का कमिया था तो तुम्हें मरवाही के कमिया के बेटे के रूप में काम करना है। मैं तो केवल अपने जो मालिक हैं उनसे न्याय मांग रहा हूं। श्री भूपेश बघेल को लगता है कि मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर से उठ गया है, मैं अनाथ हो गया हूं। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमित जोगी के सिर के ऊपर मरवाही के 2.5 लाख लोगों का 5 लाख हाथ
आशीर्वाद दे रहा है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है और इसी से मुख्यमंत्री जी लड़ते हैं। तो आप बंद कमरे में हैं, आप बाहर जा नहीं पा रहे हैं, आपको न ही तो बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है, और इस जिले के एकमात्र विधायक आपकी माता श्री डॉक्टर रेणु जोगी जी, उनको भी सभाएं करने के लिए मना कर दिया गया है। आप जनसंपर्क नहीं करेंगे। ये किस तरह का अनोखा आदेश है कि जहां नाचा के लिए कार्यक्रम मिल जा रहा है, सभाएं के लिए, रोड शो के लिए अनुमति मिल जा रही है, पर घर से बाहर निकलने के लिए जोगी परिवार को रोकना, ऐसी क्या चीज़ है कि आपके रथ को रोका जा रहा है? कहीं ना कहीं नहीं लगता जोगी परिवार के अस्तित्व को खत्म करने की तैयारी? मेरी न्याय यात्रा को संगठित अपराध कहा जाता है, अनुमति नहीं दी जाती। जब मेरी माँ, जो कि जिले की अभी एकमात्र विधायक हैं, खुद डॉक्टर हैं, गांव में जाकर मास्क बांटती हैं, अपनी बात रखती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं, तो उनको ये कह के रोक दिया जाता है कि कोरोना फैल जाएगा आपके जाने से। तो क्या जो मरवाही में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेसी मित्र आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है कि उनके घूमने से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन मेरी माँ घूमेगी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता घूमेंगे, मैं घूमूंगा, तो कोरोना का संक्रमण फैल जाएगा। फोटो भी एक सवाल निकल के आया, फोटो भी घर घर से निकालने लगे जोगी जी। ये फोटो मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद लोगों ने बड़े सम्मान के साथ अपने घरों में लगाया, जहां वो पूजा करते हैं उस स्थान पर उसको लगाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बदले की भावना, परिकाष्ठा उन्होंने सरकारी अधिकारियों को भेजकर ये फोटो भी निकलवाना चालू कर दिया। इस फोटो का क्या अपराध है? ये कोई प्रतिबंधित वस्तु है? जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है, लेकिन क्या लगता है, एक सवाल जो लगातार आ रहा है, इस नाराजगी का कारण क्या होगा? इस नाराजगी को लेकर के अंतागढ़ का चुनाव हुआ, वो भी एक काफ़ी चीज़ें रही जिसके कारण आपको खुद भी कांग्रेस से अलग होना पड़ा। आप उसी अस्मिता को बचाए रखने के लिए आपने अपनी पार्टी का निर्माण किया, जो कि अस्तित्व में भी आया, और छत्तीसगढ़ की एक मान्यता प्राप्त एक पार्टी है, वो आपकी पार्टी है। तो क्या अंतागढ़ का खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ेगा? क्या जो आरोप लग पाते हैं आपकी पार्टी पर, और 3 विधायक को ले जाने की तैयारी में, कौन से विधायक हैं भैया? गनीमत है 4 नहीं बोले। अभी तो उनको ध्यान यहाँ मरवाही में देना चाहिए। कौन विधायक कहाँ जाएगा ये तो समय ही तय करेगा। पर जो मेरा अपना राजनीतिक आकलन है, ये चुनाव जैसे ही मैंने बोला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर रेफरेंडम होगा, उस पर जनमत संग्रह होगा, उनको साफ साफ दिख गया कि हम पूरी ताकत भी झोंक देंगे तब भी हम अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, और इसका सीधा सीधा प्रभाव मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर पड़ेगा। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस नहीं जीती तो कांग्रेस के 50 विधायक मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और कुर्सी समेत श्री भूपेश बघेल को वहां से बाहर फेंक देंगे। तो कांग्रेस के विधायक इसीलिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और किसी हद तक वो जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन वो तो आपकी पार्टी के ही विधायकों में सेंध लगाने की तैयारी में है। 3 विधायक है, कुछ मजबूरियां हो, कह नहीं पा रहे, वो तो बार बार दावा कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। मेरे पार्टी के विधायक मेरे परिवार के सदस्य हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो लगातार चीज़ें निकल के आ रही है, अब आपको रोकने की बात है, न्याय मांग रहे हैं, आपकी खामोशी है, आपकी चुप्पी ही सवाल है, आपकी चुप्पी में तमाम जवाब निकल के आ रहे हैं। क्या करें? अबू जी स्थिति में जनता है। आप न्याय मांगने के लिए घर घर जाने की बात आप कहते हैं, आपके कार्यकर्ता पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी एक कोविड का लहर जो है उन पर ही भारी पड़ रहा है। मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं,
उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनके बेटे के साथ, उनके शोकाकुल परिवार के साथ किस तरह लगातार अन्याय पे अन्याय हो रहा है। और जब वो जाएंगे मतदान करने, मशीन रहेगी और वो रहेंगे, किसी का डर नहीं रहेगा, किसी का भय नहीं रहेगा, किसी का आतंक नहीं रहेगा, केवल भावनाएं रहेंगी, तब वो इस सरकार को सही जवाब देंगे। आपको क्या लगता है ये जोगी परिवार के अस्तित्व को खत्म करने की तैयारी है क्या, जो तीसरे मोर्चे में आ गई है? आपकी पार्टी को विलय कराना चाहते हैं। आपकी पार्टी जब विलय हो जाएगी तो कांग्रेस में समाहित होगी। मेरा तो अपना ये अनुभव है कि जितना भी श्री भूपेश बघेल जी ने मेरे परिवार का अपमान किया, जनता ने उतना ही मेरे परिवार को मान दिया। तो मैं तो चाहता हूं कि आप कर लो, देखें कितना दम बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल में है, लेकिन सवाल का अनुत्तरित रह गया मैं कि न्याय किसे मिलेगा, किसके पक्ष में मतदान होगा तो न्याय जोगी परिवार को मिलेगा? यह अस्मिता की लड़ाई है। बीजेपी के देखिए, अमर अग्रवाल भी कह रहे हैं कि अगर अमित जोगी हमारे पार्टी के लिए अपील कर दें तो मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं प्लस मतों से जीतूंगा क्योंकि प्रभारी हूं यहाँ के। अमर अग्रवाल जी ने बात ये आपसे कही, लेकिन मुझसे तो अभी तक नहीं कही है। अगर वो कहेंगे तो क्या करेंगे क्या आप? इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि मरवाही का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल में हो, दिल में तो मेरे हैं, तो मैं किसका विरोध करूंगा, किसका पक्ष लूंगा? हाँ, ये दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ के 2.5 लाख लोगों में से एक भी आदमी नहीं दिखा टिकट देने लायक। बाहर से लेके आ गए। पर जहाँ तक मेरी अपनी राय है, जो मरवाही के लोग हैं, जो मेरा परिवार है, उनमें से कुछ लोग स्वाभाविक है मेरे प्रति शायद दुर्भावना रखते होंगे, पर मेरी तो सबके प्रति सद्भावना है। क्या लगता है बीजेपी जीतेगी तो आपको इस बात का ऐतराज रहेगा, या कांग्रेस जीतेगी तो आपको ऐतराज रहेगा, या इन दोनों को आप पसंद न करते और भी जो निर्दलीय मैदान में है उनको जितने आप पसंद करें? क्योंकि अब आपको आने वाले समय में आपको रणनीति भी तय करनी है। देखिए, अभी तो मैदान में जो मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ जी, सरकार खुद से ही कुश्ती लड़ रही है। ये जो चुनाव है, ये ना कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस गोंडवाना वर्सेस रिपब्लिकन पार्टी, ये नहीं है चुनाव। अगर इस चुनाव को समझना है, और जैसे मैं समझ रहा हूं, तो एक तरफ सत्ता है और सत्ता के विरोध में जनता है। सत्ता अब किसी पार्टी से नहीं, जो उन्होंने मेरे साथ अन्याय करा है, मेरे पिताजी के साथ अपमान किया है, अब सत्ता जनता से लड़ रही है। सत्ता जनता से लड़ रही है। हमने देखा 2018 में आप बसपा के साथ गठबंधन कर लिए क्योंकि आपकी जरूरत भी थी कि आपको यहाँ पे अपना अस्तित्व भी कायम करना था, और आपने किया भी। क्या लगता है कांग्रेस अगर आपके साथ इस तरीके से छल और आप सारी चीज़ें कर रही है तो कांग्रेस को आप सबक सिखाने के लिए बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते थे? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास बीजेपी का आया कि आप हमको सपोर्ट कर दिए तो हम यहाँ पे जीत जाएं? क्योंकि 2 दशक से तो आपके परिवार का यहाँ पे जीत हो रही है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। प्रस्ताव आएगा तो जरूर हमारी पार्टी की कोर कमेटी विचार करेगी। कोर कमेटी विचार करे तो इशारा भी हम मान सकते हैं कि इस बार का समय जो है भाजपा जो विकट स्थिति में है उसको मजबूत करने के लिए अमित जोगी अपील करेंगे, उनको राह दिखाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, क्योंकि आपका इशारा ही महत्वपूर्ण है, वही तय कर रहा है। यही कारण है कि लगातार एक एक विधानसभा के सेक्टरों में बड़े बड़े लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई, टारगेट दिए गए हैं। मैं तो आप बार बार वही बात घुमा फिरा के पूछ रहे हैं और मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि इस बार मैं वोट नहीं, न्याय मांग रहा हूँ, और मरवाही की जनता हमेशा की तरह मेरे साथ न्याय करेगी। लेकिन एक चीज़ें सभाएं में देखो तो एक ही बात
आपके विषय को ही लेकर, आपके परिवार को ही लेकर के, नगली आदिवासी हैं, 20 सालों से कुछ किया नहीं, सड़क बनाया नहीं, पानी दिया नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है। फिर आपने सपनों का सौदागर, आपके पिताजी की लिखी बातें, आदिवासी वर्ग को जागरूक करने के लिए आपने किताब छपवाई कि कैसे एक आदिवासी का बेटा ऊंचे पदों पे जाके आसीन होता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनता है। इससे क्या डर था? मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। ये जोगी जी से डरते थे, समझ में आया, पर अब ऐसा लगता है कि जोगी जी से ज़्यादा ये जोगी जी के नाम से डर रहे हैं। जोगी जी के नाम से डर रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि अब अमित जोगी क्या करेंगे? चुनाव में तो आपकी खामोशी है, लोग जान रहे हैं, जनता पर आपका विश्वास है, जनता के दिलों में राज आप कर रहे हैं। उसके बाद की रणनीति क्या होगी? अगर आप इस तरीके से खामोश रहेंगे तो आपके पार्टी के समर्थक, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, उनका मनोबल कम होगा। तो आप अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कोई आपके प्लान रहेगा आपका? इस चुनाव में तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप बार बार जवाब को गोलमोल करके आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका स्थिति क्या होगा? तो इस चुनाव के मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मुझे अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करना है। जो मेरे पिताजी के अधूरे काम हैं, अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना है। जोगी जी चाहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोगों को न्याय मिले, सम्मान मिले, छत्तीसगढ़ में स्वराज स्थापित हो, हर छोटे बड़े फैसले के लिए हमें दिल्ली की ओर नहीं ताकना पड़े, छत्तीसगढ़ के लोग खुद ही छत्तीसगढ़ की धरती में अपने फैसले ले सकें। ये मेरे पिताजी का सपना था और उसको साकार करना मेरे लिए पुत्र धर्म है। दीपावली बहुत नज़दीक है, 10 तारीख को परिणाम आएंगे। दीपावली का गिफ्ट किसे मिलना चाहिए? और दीपावली के पहले या चुनाव के पहले कोई धमाका हो सकता है क्या? क्योंकि खामोशी आपको एक आगाज को अंजाम दे रही है। देखिए, मेरे पिताजी को स्वर्गवास हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और मेरा पूरा परिवार, मरवाही को मैं अपना परिवार ही मानता हूँ, अभी शोकाकुल है। 1 साल तक तो हम लोग कोई त्योहार उत्सव नहीं मनाते हैं और आपने मरवाही में भी देखा कि नाम मात्र के लिए, औपचारिकताओं के लिए बस रस्में की गई, उत्साह कहीं नहीं है। ऐसे में दिवाली, दशहरा, इनकी मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन उत्सव तो नहीं मना सकता। उत्सव आप नहीं मनाएंगे, लेकिन कहीं इन पार्टियों पर क्या होगा? एक आप अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? आपके इसके बाद कोर्ट जाएंगे इस चुनाव के बाद? जैसे कि आपने नामांकन रद्द होने के बाद आपने आईने से ही इस बात को कहा था कि मैं अदालत में जाऊंगा और ऑलरेडी मैं हूँ। ऑलरेडी मैं अदालत में हूँ और अदालत अवकाश में है। 17 तारीख को अदालत खुलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पक्ष में फैसला होगा। हमेशा की तरह न्यायपालिका मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगी। कल मेरी पत्नी का मामला है, वो अदालत के समक्ष पहली बार आएगा। मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका संज्ञान लेगी। तो अदालत इसका संज्ञान लेगी। जनता की अदालत और कोर्ट की अदालत में ये फैसला जरूर होगा कि मरवाही में जोगी परिवार के साथ अन्याय हुआ है या किस तरह से उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है। ये तो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। हालांकि जनता की जो अदालत वो 10 तारीख को इसका प्रमाण देगी, वहीं कोर्ट की अदालत से कब इन्हें न्याय मिल पाएगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आए हैं, अगर आएंगे तो उस पर भी पार्टी की कोर कमेटी इस पर जरूर फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल ये जनता की अदालत में है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अजीत जोगी जी का जो सपना था, सपनों के सौदागर, और जिस नीति से वो चलते थे, ये अजीत जोगी का गढ़ नहीं बल्कि उनका घर है। और यही वजह है कि अमित जोगी पुत्र धर्म निभाते हुए जनता, मरवाही की जनता की सेवा करेंगे और एक सेवक कमिया के बेटे होने के नाते भी वे सेवा में लगे रहेंगे। तो ये इसका नाता है वो कम नहीं होगा। चाहे रेणु जोगी को घर से बाहर निकलने की अनुमति चुनाव के दौरान मिले या ना मिले, लेकिन जोगी परिवार का यहाँ से एक गहरा नाता है जिसका परिचय हमेशा अमित जोगी देते रहेंगे। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 मरवाही।